हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग आवर। माय नेम इज़ अनिल। बच्चे, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनपीओ की बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। और बेटा, एनपीओ की बैलेंस शीट बताने से पहले मैं आपको 11th क्लास का थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ। 11th क्लास में हमने बैलेंस शीट के बारे में क्या पढ़ा था, ठीक है। तो बेटा 11th क्लास में जब आप लोगों ने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, देखो हमने पढ़ा था कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है बेटा। 11th क्लास में हमने पढ़ा कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट का मतलब राइटिंग फॉर्म में होती है बेटा, जिसके अंदर एक रिटन में डॉक्यूमेंट होते हैं। और उसमें क्या होता है बेटा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम अपनी सारी एसेट्स दिखाते हैं। बिजनेस की सारी एसेट्स दिखाई जाती है कि बिजनेस के पास कितनी एसेट्स है, डेटर कितने के हैं, ठीक है, बिल्डिंग कितने की है, मशीन कितने की है, फर्नीचर कितने का है, ठीक है, कैश कितना है, बैंक में कितना है। एक तरफ हम अपनी सारी एसेट्स दिखाते हैं और साथ में हम अपने बिजनेस की सारी लाइबिलिटीज़ दिखाते हैं कि बिजनेस के ऊपर कितना कर्जा है, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के ऊपर कितनी देनदारी है जो लोगों को चुकाना है, ठीक है। और इसके अलावा ओनर ने कितनी कैपिटल लगाई है वो भी लिखी होती है। हम 11th क्लास में हमने पढ़ा कि जो ओनर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, उसे हम क्या पैसा जो लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो ओनर ने कैपिटल कितनी लगा रखी है, कितना हमारे पास लाइबिलिटीज़ है जो बाहर वालों को चुकाना है, और कितने की हमारे पास एसेट्स है। तो यार ना, हमारे एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमें ये बताता है कि हमारे पास टोटल कितने की एसेट्स है, कितना ओनर ने पैसा लगा रखा है, कितना हमें बाहर वालों का चुकाना है, बाहर वालों का कितना, आउटसाइडर लायबिलिटी कितनी है, बाहर वालों का कर्जा कितना है। तो उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट बना के बेटा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू के एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है, कितना ओनर ने कैपिटल लगा रखी है। क्लियर हो गया यहाँ तक। और बेटा बैलेंस शीट बना के हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता कर पाते हैं कि भाई हम फाइनेंशियली कितना साउंड है। जरा सोचो, अगर हमारी सारी बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं, अगर वो सारी एसेट्स हमारे खुद के पैसे से खरीदी हुई हैं तो हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से साउंड है। और अगर हमने कर्जा लेके खरीद रखी है तो हम कल को कर्जेदार पैसा मांगने आ जाएंगे तो हमें अपनी एसेट्स बेचकर पैसा चुकाना पड़ सकता है, तो हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से साउंड नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि ध्यान रखना, बैलेंस शीट बना के हम यही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि टोटल एसेट्स कितनी की, वो सारी एसेट्स में कितना पैसा हमारा खुद का लगा है, कितना आउटसाइडर बाहर वाले लोगों का लगा हुआ है, कितना कर्जे का लगा हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो बैलेंस शीट हमें यही तो बताती है कि एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन कितना ओ करता है। ओ करने का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के ऊपर कितनी देनदारियाँ हैं, ठीक है, एक ना एक दिन पैसा चुकाना पड़ेगा, लायबिलिटीज। और कितना बिजनेस ओन करता है, कितनी एसेट्स बिजनेस ओन करता है, कितनी एसेट्स बिजनेस के पास है, खुद की है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये बात तो क्लियर हो गई बेटा कि बैलेंस शीट क्या होती है। अब बेटे ध्यान रखना, मैं था इसी तरह जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसी तरह बेटा एनपीओ में बात करें, एनपीओ के चैप्टर में, तो क्या बैलेंस शीट का मतलब बदल जाएगा? नहीं बेटा, एनपीओ के चैप्टर में बैलेंस शीट का मतलब वही होगा। फ़र्क इतना है बेटा, एनपीओ के चैप्टर में कुछ पैसा, एनपीओ की जो रिसीट होती है, सोर्स ऑफ रिसीट होता है बेटा, वो थोड़ी डिफरेंट तरह की होती है। एनपीओ चंदे से चलाई जाती है, ठीक है, लोग डोनेट करके चले जाते हैं, कुछ लोग चंदा दे के चले जाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा गवर्नमेंट से थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है। कुछ लोग डोनेट करके जाते हैं किसी स्पेसिफिक काम के लिए कि भाई मैं ये पैसा दे रहा हूँ, इससे मंदिर की दीवारें बनवा देना, मंदिर में मूर्ति लगवा देना, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब क्या है, एनपीओ को कुछ पैसा मिलता है स्पेसिफिक काम के लिए। जैसे आपके स्कूल में कोई आया, उसने स्कूल वालों को डोनेट कर दिया और बोला बच्चों को प्राइज़ बंटवा देना इससे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि एनपीओ की जो रिसीट होती है वो कुछ स्पेसिफिक काम के लिए मिलती है कुछ। तो बेटा जो स्पेसिफिक काम के लिए पैसा मिलता है ना, वो भी लायबिलिटी माना जाता है। तो बस एनपीओ में जो थोड़ा फंड बेस, आगे जाके आप पढ़ोगे फंड बेस अकाउंटिंग होती है, जो फंड बेस अकाउंटिंग होती है वो थोड़ी सी डिफर करती है, और थोड़े रिसीट जो होती है एनपीओ की वो थोड़ी डिफरेंट तरह की होती है, पिक्यूलियर तरह की होती है। इसीलिए एनपीओ की बैलेंस शीट जो होती है, वो जो आपने 11th क्लास में बैलेंस शीट पढ़ी है उससे थोड़ा सा डिफर करती है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है, ठीक है, फॉर्मेट वगैरह सब कुछ सेम होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो चले बेटा, देखो क्या करें। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या होती है बेटा, एक स्टेटमेंट होती है, ध्यान रखना। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, अकाउंट नहीं होती, ध्यान रखना। आपने 11th क्लास में जो ट्रेडिंग और पीएनएल बनाया वो अकाउंट होता है, यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर जो बनाया जाएगा वो अकाउंट होता है। लेकिन बैलेंस शीट क्या होती है, स्टेटमेंट होती है, लिस्ट होती है एसेट और लायबिलिटी और कैपिटल की। तो मैं कह रहा हूँ बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड liabilities which is prepared to show the financial position of an organization on a particular date।
ठीक है, मैं कह रहा हूँ बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है जो बनाई जाती है, ठीक है, एक बिजनेस की या फिर मैं करूँ ऑर्गेनाइजेशन की। हम एनपीओ के पॉइंट से पढ़ते हैं बेटा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके पास कितने की एसेट्स है, कितने की लायबिलिटीज़ है, कितना कैपिटल है। एनपीओ के पॉइंट से बोलो तो बेटा एनपीओ की कैपिटल को बोलते हैं कैपिटल फंड। एनपीओ की कैपिटल को कैपिटल ना बुला के कैपिटल फंड बुलाया जाता है। तो एनपीओ की कैपिटल फंड कितना है, ये सारी बात जानने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो उसके बाद देखो क्या लिखा है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि इट इज़ प्रिपेयर्ड टू नो, जानने के लिए, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन ओन्स। भाई ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी चीज़ें अपनी है, कितने की बिल्डिंग है, कितने की मशीन है, कितने का फर्नीचर है, कितना कैश है, कितना बैंक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी कितनी चीज़ें ओन करती है, ठीक है। एंड व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन ओज, यानी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कितनी देनदारी है, कितना लोगों को चुकाना है, कितना कर्ज है एक तरह से बोलो तो, ऑन अ पर्टिकुलर डेट। क्लियर हो गया? और जो बैलेंस शीट होती है या ना, हम पहले बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर उसके बाद क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट करंट ईयर की। और इस चैप्टर में बेटा बैलेंस शीट बनाई जाती है प्रीवियस ईयर की। अभी बताता हूँ क्यों बनाई जाती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बेटा देखो 11th क्लास में आपने क्या किया, 11th क्लास में सबसे पहले सीखी थी जर्नल बनाते हैं, फिर उसके बाद लेजर बनाते हैं। लेजर के जो बैलेंसेस होते हैं उससे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर बेटा जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, यानी एक्सपेंस और लॉसेस के खाते होते हैं, वो सारे तो आप क्या करते थे, ट्रेडिंग और पीएनएल में ट्रांसफर कर देते थे। और जितने भी रियल और पर्सनल अकाउंट होते थे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ जितने भी रियल और पर्सनल अकाउंट होते थे उनका बैलेंस, उनका अकाउंट बनता था, उनका बैलेंस निकलता था, उनका बैलेंस दिखाया जाता था बैलेंस शीट में। अगर रियल का डेबिट बैलेंस है तो एसेट, और पर्सनल का बेटा डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो पर्सनल का अगर डेबिट बैलेंस है तो एसेट, और क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी, ठीक है। उसको हम एसेट साइड में या लायबिलिटी साइड में दिखाया करते थे, किसको, रियल और पर्सनल अकाउंट को, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग अकाउंट एक रियल अकाउंट है तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता था, और क्रेडिटर अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट था तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता था, क्योंकि उसका बैलेंस क्या था, क्रेडिट, ठीक है। ये मैंने आपको 11th क्लास का थोड़ा आइडिया दिया, ठीक है, थोड़ी सी जानकारी 11th क्लास की भी दी। तो बेटा 11th क्लास में हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे, ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग पीरियड और बैलेंस शीट बनाते थे, और जितने भी रियल और पर्सनल होते थे उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। और बेटा जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको कैपिटल अकाउंट दिया होता था, याद करो, क्योंकि कैपिटल का भी लेजर खुलता था, और कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है, उसका बैलेंस निकलता था, बैलेंस निकल के ट्रायल बैलेंस में जाता था, फिर ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट में दिखाया जाता था। तो 11th क्लास में जब हम ट्रायल बैलेंस दिया होता था और ट्रायल बैलेंस की वजह से हम जब ट्रेडिंग और पीएनएल बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे, तो बेटा हमें कैपिटल पता होती थी कि हमारे बिजनेस की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल कितनी है। लेकिन एनपीओ के चैप्टर में बेटा हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए इन जनरल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है, ठीक है। हालांकि एनपीओ के चैप्टर में भी ट्रायल बैलेंस दे सकता है, लेकिन अगर जब ट्रायल बैलेंस दिया होगा तो कैपिटल, एनपीओ की कैपिटल हमें पता होगी। बेटा एनपीओ की कैपिटल को मैं बार बार ही कह रहा हूँ, कैपिटल ना बुला के क्या बुलाया जाता है, कैपिटल फंड, ठीक है। तो एनपीओ की कैपिटल अगर ट्रायल बैलेंस दिया तो हो सकता है आपको एनपीओ की कैपिटल आपको पता हो, लेकिन इन जनरल क्या होता है, हमें क्वेश्चन के अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एनपीओ की कैपिटल नहीं होती, उसमें कैपिटल नहीं दे रखी होती, ठीक है, कैपिटल फंड नहीं दिया होता। तो बेटा अब जब कैपिटल फंड नहीं दिया होता तो उसे हमें निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है बेटा, क्योंकि करंट ईयर में अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के क्या आता है आपको पता है, सरप्लस या डेफिसिट, और जो भी सरप्लस या डेफिसिट होता है वो कैपिटल फंड में प्लस या माइनस किया जाता है, यानी एनपीओ की कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। जैसे 11th क्लास में आप करते थे, कैपिटल में प्रॉफिट या लॉस जोड़ते थे, वैसे ही एनपीओ के चैप्टर में कैपिटल फंड के अंदर सरप्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, और डेफिसिट होगी तो माइनस हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, हमें तो कैपिटल ही नहीं पता, तो कैपिटल कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एनपीओ की कैपिटल निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, एक बैलेंस शीट बनाते हैं पिछले साल की, हम बैलेंस शीट बनाएंगे वो भी प्रीवियस ईयर की, और प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे तो बेटा जब क्वेश्चन हमें मिलेगा, क्वेश्चन में रीड करेंगे तो कुछ जानकारी तो हमें रिसीट एंड पेमेंट में दी होती है। जैसे कि रिसीट एंड पेमेंट जो होता है वो कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। तो कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस यानी पिछले साल का बैलेंस, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो लास्ट का कैश और बैंक का बैलेंस है, जो इस साल के बिगनिंग का बैलेंस होगा, बिगनिंग का मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। तो कैश और बैंक के का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो तो रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड में होगा,
ठीक है, वो दिखा देंगे कैश और बैंक का। उसके अलावा बेटा एनपीओ के पास कितनी असेट्स है, ठीक है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, वो सारी जानकारी आपको एनपीओ का क्वेश्चन करते टाइम रिसीट एंड पेमेंट के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यानी एडजस्टमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें देगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि एनपीओ के पास बिल्डिंग कितने की है, स्टॉक कितने का है, ठीक है, इसके अलावा मशीनरी कितने की है, फर्नीचर कितने की है, यानी असेट्स की जानकारी सारी आपको कहाँ मिलेगी, रिसीट एंड पेमेंट के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो जो भी असेट्स आपको पता चलेगी आप असेट साइड में लिख दोगे। क्लियर क्या, एनपीओ की सारी एसेट्स लास्ट ईयर कितने की एसेट्स थी, सारी एसेट्स पता चलेगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, और वो सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन से एसेट्स लिखोगे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। इसके अलावा बेटा आपको एनपीओ की जो लाइबिलिटीज़ होगी, जैसे कुछ लाइबिलिटी, कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी, ठीक है, वो दिखा देंगे। कोई स्पेसिफिक फंड मिला है, किसी स्पेसिफिक काम के लिए पैसा मिला है तो वो दिया होगा तो वो दिखा देंगे, यानी एनपीओ की जितनी भी लाइबिलिटीज़ है वो दिखा देंगे। तो असेट का टोटल करके बेटा हम असेट के टोटल में से अगर लाइबिलिटी घटा देंगे तो बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा कैपिटल फंड। क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इस चैप्टर में एनपीओ के चैप्टर में अगर हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है और रिसीट एंड पेमेंट की हेल्प से अगर हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है तो हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि कैपिटल फंड पता करना होता है, एनपीओ की कैपिटल पता नहीं होती तो इसलिए हमें उसे निकालना पड़ता है। तो ध्यान रखना, लास्ट ईयर का कि असेट्स बैलेंस शीट बनाएंगे और असेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, ये तो पढ़ा ही हुआ आपने। तो एनपीओ की जितनी भी असेट्स होगी उसमें से लाइबिलिटी घटा देंगे तो कैपिटल फंड बैलेंस शीट फिगर निकल जाएगा। और बेटा जो कैपिटल फंड निकलेगा उसको हम करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे और उसको करंट ईयर में कैपिटल फंड दिखा देंगे, और कैपिटल फंड में जितना भी सरप्लस होगा बेटा वो ऐड कर देंगे और डेफिसिट होगा तो माइनस कर देंगे। अब बेटा देखो, अब क्या करना है, अब इस साल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखेंगे कि कोई एसेट खरीदी तो नहीं है, कोई एसेट, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करिए, कोई एसेट वगैरह परचेज करिए, तो वो सारी एसेट्स दिखा देंगे। और साथ में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है, वो दिखा देंगे। क्योंकि इस साल का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है तो इस साल का जो कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो तो इस साल की एसेट है ना, कैश और बैंक एसेट होता है, तो वो दिखा देंगे। और इसके अलावा बेटा अगर कोई और एसेट्स खरीदी है तो वो दिखा देंगे। और अब देखो प्रीवियस ईयर में जितनी भी एसेट थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैंने बोला ना अभी आप लोगों को कि रिसीट एंड पेमेंट के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, जिससे आप प्रीवियस ईयर की बैलेंस, प्रीवियस ईयर की कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर प्रीवियस ईयर की कोई एसेट है और वो नहीं बेची गई, कैसे पता चलेगा नहीं बेची गई? अगर बेची होगी तो बेटा रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड में होगा, क्योंकि बेचेंगे तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू असेट, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट जैसा ही होता है। तो रिसीट एंड पेमेंट की डेबिट में टू असेट यानी सेल की एंट्री होगी, और असेट बेचा होगा, अगर हमने एसेट बेचा होगा तो असेट चली जाएगी, और अगर नहीं बेचा हो तो सारी की सारी एसेट को बेटा एज इट इज़ कैरी करना है। यानी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट होगी अगर वो बेची नहीं गई है तो उसको कैरी कर लेंगे, और कुछ एसेट खरीदी गई है तो वो और दिखा देंगे बेटा नई बैलेंस शीट में, और जो लायबिलिटी है, कुछ लायबिलिटी आई है तो वो दिखा देंगे, क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। और सारी एसेट दिखा देंगे, सारी लायबिलिटी दिखा देंगे, कैपिटल में सरप्लस जोड़ देंगे, तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट तैयार हो जाती है। बेटा यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जो आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो और जो आपको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसमें क्या डिफरेंस है, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसकी एनपीओ की जो रिसीट होती है वो थोड़ी पिक्यूलियर नेचर की होती है, थोड़ी अलग तरह की होती है, जिसकी वजह से बेटा, और एनपीओ में फंड बेस अकाउंटिंग फॉलो की जाती है। तो एक तो फंड बेस अकाउंटिंग होता है, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होगा, जिसकी वजह से आपको बैलेंस शीट थोड़ी अलग दिखेगी, और कुछ एनपीओ की जो इनकम होती है थोड़ी डिफर करती है 11वीं क्लास से, तो इसलिए बैलेंस शीट डिफर करेगी। क्लियर हो गया? अब बेटा देखो मैं आप लोगों को पहले प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट ही बनाना सिखाता हूँ। देखो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट देखो, सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस शीट, और एज एट बेटा एज एट लास्ट का जो भी डेट होगी लिख देंगे। उसके बाद बेटा देखो वही लायबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट, बेटा ये डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा होता, ठीक है, असेट अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट, ठीक है, क्लियर हो गया? और बेटा जितनी भी जैसे कैश का बैलेंस, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस तो बेटा आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ही मिल जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। उसके बाद बुक्स बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने आपको कुछ असेट लेके समझा रहा हूँ। अब
क्वेश्चन करोगे तो आपको जो भी एसेट मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। मैं आपको समझाने के लिए मैंने आपको कुछ एसेट्स ले रखी है, उसको लेकर मैं बेस बना के समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको फर्नीचर दे रखा है तो फर्नीचर दिखा दोगे, बुक्स दे रखी है तो बुक्स दिखा दोगे, मशीनरी दे रखी है तो मशीनरी दिखा दोगे, इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो इन्वेस्टमेंट दिखा दोगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बेटा सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए इनकम होती है, और इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हो तो बेटा वो हमारी एसेट बन जाती है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी एसेट होता है, कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो हमारी क्या बन जाती है, एसेट्स। और इस प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में एसेट। इसके अलावा बेटा एडवांस एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस अगर आप एडवांस में पे कर देते हो, अगर आप कोई भी एक्सपेंस एडवांस में पे कर देते हो तो वो हमारी एसेट बन जाता है, बेनिफिट आना बाकी है। इसी तरह बेटा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी एनपीओ के चैप्टर में कंज्यूमेबल आइटम की तरह ट्रीट की जाती है अगर उसका स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है तो स्टेशनरी कंज्यूमेबल आइटम होती है, यानी इसका जिसका हम स्टॉक मेंटेन करते हैं और जितना पोर्शन कंज्यूम कर देते हैं वो तो खर्चा बन जाता है, और जितना बचा हुआ है स्टॉक वो हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है। तो स्टेशनरी जितनी बची हुई है उसे हम बोलेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, और वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाएगा। बेटा मैंने कुछ एसेट्स का एग्जांपल दिया है, एसेट्स और भी हो सकती है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऐसा किया है। तो एनपीओ के एडजस्टमेंट्स के अंदर जो भी आपको बताएगा क्वेश्चन के अंदर, जितनी भी प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन देगा, जिससे हम एसेट्स की इन्फॉर्मेशन देगा, जिससे हम अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो सारी एसेट दिखा दी। इसी तरह बेटा जितनी भी लायबिलिटी होगी, जैसे मान लो उसने बोला कि इंटरेस्ट इसको कैपिटलाइज करना है, उसको कैपिटल शीट मानना है तो बैलेंस शीट में दिखाना है। लेगेसीज कैपिटल शीट मानना है अगर क्वेश्चन में बोला तो बैलेंस शीट में दिखाना है। लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटी होती है। स्पेसिफिक फंड, किसी काम के लिए पैसा मिला तो ये भी लायबिलिटी होता है बेटा। लोन ले रखा है एनपीओ ने तो लोन तो वैसे ही लायबिलिटी होता है। अच्छा एडवांस सब्सक्रिप्शन, देखो सब्सक्रिप्शन मैंने क्या बोला, एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इनकम, और अगर इनकम एडवांस में मिल जाए, कोई भी इनकम एडवांस में मिल जाती है, बिना सर्विस दिए मिल जाए तो लायबिलिटी बन जाती है। इसी तरह क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, आपने स्टेशनरी उधार खरीदी है, पैसा देना है तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ये भी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी हमारी लायबिलिटी है। तो अगर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई भी लायबिलिटीज़ की जानकारी दे रखी है तो वो लायबिलिटी सारी दिखा देंगे। तो बेटा मैं कह रहा हूँ जो भी एसेट्स की आपको इन्फॉर्मेशन, सारी एसेट्स दिखा दो, सारी लायबिलिटी दिखा दो, एसेट के टोटल में से लायबिलिटी सारी घटा देंगे, लायबिलिटी सारी माइनस कर देंगे, तो बैलेंस शीट फिर क्या निकलेगा बेटा, कैपिटल फंड, ठीक है। इस तरह से एनपीओ की कैपिटल का पता लगाया जाता है। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, ये तो आपने 11वीं क्लास में अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी पढ़ा हुआ है, तो वही तो कर रहा हूँ बेटा। एनपीओ की एसेट में से लायबिलिटी घटा दी तो कैपिटल फंड आ गई, और जो कैपिटल फंड आया बेटा इसको हम कैरी कर लेंगे, जो कैपिटल फंड है उसको कैरी करेंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में। कैपिटल फंड हमारी लायबिलिटी होती है, तो सबसे पहले कैपिटल फंड दिखाए, अगर सरप्लस हुआ तो बेटा उसमें प्लस कर देंगे, और डेफिसिट है तो माइनस कर देंगे। क्लियर यहाँ तक, और फिर उस आउटर कॉलम में दिखा देंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? उसके अलावा बेटा देखो अब लायबिलिटी साइड में बेटा एक स्पेसिफिक फंड, मैंने बोला था अगर एनपीओ को पैसा मिलता है, कोई पर्सन डोनेट करके जाता है और किसी स्पेसिफिक काम के लिए देता है, तो स्पेसिफिक काम के लिए बेटा दो हो सकता है। अगर पैसा दे के जाता है, कहता है इससे कोई एक्सपेंस कर देना, कोई जैसे मान लो आपके स्कूल में कोई पर्सन आया और उसने कहा बच्चों में प्राइज़ बंटवा देना, मैं आपको पैसा डोनेट कर रहा हूँ, इस पैसे से प्राइज़ बंटवा देना। तो अगर उसने जो पैसा दिया वो उसका वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दिया है, काम के लिए दिया है, क्या प्राइज़ बंटवाने के लिए। तो जब किसी स्पेसिफिक काम के लिए पैसा मिलता है बेटा तो वो कैपिटल शीट माना जाता है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। तो अगर बेटा पहले से हमारे पास मान लो प्राइज़ बंटवाने के लिए पैसा पड़ा हुआ था, स्पेसिफिक फंड पड़ा था, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे स्पेसिफिक फंड का, ठीक है। स्पेसिफिक फंड का ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। स्पेसिफिक फंड का ओपनिंग बैलेंस दिखाया, मान लो मैं समझाने के लिए इसको प्राइज फंड मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने स्पेसिफिक फंड का ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया, क्लियर हो गया। अब बेटा करंट ईयर में कोई पर्सन और आया और उसने डोनेट कर दिया, कहा इससे प्राइज बंटवा देना, ठीक है। हमें प्राइज बंटवाने के लिए इस साल कुछ पैसा और मिल गया, तो जितना स्पेसिफिक फंड रिसीव हुआ है वो फंड पहले से पड़ा था, स्पेसिफिक फंड हमारे पास पहले से पड़ा था, प्राइज फंड मान के चलो कि पहले से पड़ा था, और कोई कुछ पर्सन ने और स्पेसिफिक फंड दे दिया, एनपीओ को और पैसा मिला है, तो जितना रिसीव हुआ ओपनिंग बैलेंस में जुड़ जाएगा, क्लियर हो गया। अब देखो बेटा हमने क्या किया, ये जो स्पेसिफिक फंड था इस पैसे को उठा के कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कहीं एफडी करा दी, एफडी करा दी तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। अगर ये प्राइस फंड का पैसा है तो अगर उसको हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसका नाम रख देंगे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। ऐसे सपोज करो ये अगर बिल्डिंग फंड का पैसा है तो उसको अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसका नाम रखेंगे बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अगर मैरिज फंड का पैसा है उसको इन्वेस्ट करेंगे तो लिखेंगे मैरिज फंड इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, असेट, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखा दी जाएगी, क्लियर हो गया। तो
ठीक है। स्पेसिफिक फंड की को अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बेटा इन्वेस्टमेंट जो करिए उससे इनकम अराइज हो सकती है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी है उससे कोई इंटरेस्ट वगैरह की इनकम आ रही है तो फंड से रिलेटेड इनकम एक्सपेंचर में नहीं दिखाई जाती, वो फंड में जोड़ दी जाती है। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। फंड से रिलेटेड इनकम क्या करी जाती है? फंड में जोड़ दी जाती है। क्लियर हो गया? जैसे प्राइज फंड को इन्वेस्ट किया तो प्राइज फंड से इंटरेस्ट आया तो इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट वो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है। अब बेटा ये जो फंड था स्पेसिफिक काम के लिए मिला था, प्राइज बंटवाने के लिए, अब हमने प्राइज अवॉर्ड कर दिया, प्राइज बंटवा दिए। जितना प्राइज बंटवा दिया हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइज अवॉर्डेड। मैंने लिख दिया एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक फंड। हमने स्पेसिफिक फंड का पैसा जिस काम के लिए पैसा मिला था उसको एक्सपेंस कर दिया, एक्सपेंस इनकर कर दिया, खर्चा कर दिया। तो जितना खर्चा करेंगे फंड से रिलेटेड खर्चे फंड में से माइनस। क्लियर क्या? और फाइनल अमाउंट बेटा आउटर कॉलम में लिख देंगे। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। और बेटा अगर ये बिल्डिंग फंड है, सपोज करो कोई पर्सन आता है और इस पैसा दे के जाता है और कहता है इससे आप स्कूल की बिल्डिंग बनवा देना। ठीक है। अब बेटा एक बात हो, बिल्डिंग बनवाने के लिए जो पैसा मिला है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे बिल्डिंग फंड। ठीक है। और बिल्डिंग फंड एक स्पेसिफिक फंड है, ठीक है, किसी काम के लिए मिला है। ठीक है। और जो काम के लिए मिला वो लायबिलिटी, तो इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा। अब देखो फंड, मान लो अगर मेरे पास बिल्डिंग फंड पहले से तो उसको दिखाएंगे, फिर उसमें बिल्डिंग फंड जो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हो वो ऐड कर देंगे। और अगर इस बिल्डिंग फंड के पैसे को हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो एसेट साइड में क्या आ जाएगा? बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। और बेटा इस फंड से कोई इनकम आ रही है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो वो फंड में जोड़ देंगे इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया? अब बेटा आपको पैसा किस लिए मिला था? बिल्डिंग बनवाने के लिए। आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा दी, बिल्डिंग बनवा दी, तो जितना एक्सपेंडिचर किया है, जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया बिल्डिंग बनवाने पे खर्चा किया है वो माइनस कर देंगे। ठीक है। फंड से रिलेटेड खर्चे फंड में से माइनस। और बेटा जितनी बिल्डिंग तैयार हो गई वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगी। उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर? क्या बोलते हैं? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? और अब बेटा देखो लास्ट बात, जितना पैसा आपने बिल्डिंग पे इन्वेस्ट किया है, बिल्डिंग बनाने पे खर्च किया है, उतना पैसा जितना एक्सपेंडिचर किया उतना पैसा बेटा कैपिटल फंड में जोड़ भी दिया जाता है। जितना आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया बिल्डिंग बनवाने के लिए उतना पैसा कैपिटल फंड में जोड़ा जाता है। अच्छा, प्राइस फंड में ऐसा नहीं कर रहे थे। प्राइस जब बांटा गया तो प्राइस जितना बांटा गया, जितना खर्चा किया गया प्राइस फंड पे, प्राइस फंड का जितना पैसा खर्च किया गया वो कैपिटल फंड में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि वो खर्चा करने के लिए था। यहाँ पर बेटा असेट क्रिएट करने के लिए था। तो जब भी कोई असेट क्रिएट होगा तो जितना पैसा असेट को क्रिएट करने पे खर्च होगा उतना कैपिटल फंड में जोड़ेंगे और फंड में से माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं बेटा? तो जब मैं आप लोगों को फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिखाऊंगा तो वहाँ पर हम इस बात को सीखेंगे डिटेल में। अभी के लिए बस ये मान के चलो ऐसा होता है। क्लियर यहाँ तक? इसके अलावा बेटा क्वेश्चन में एंट्रेंस फीस दे रखी है और उसको बोल रखा है कि कैपिटलाइज करना है तो कैपिटल फंड में जोड़ भी सकते हो और अलग से भी दिखा सकते हो। इसके अलावा लेगेसीज दे रखा है तो लेगेसीज को अगर बोला कि स्पेसिफिकली बता रखा है कि कैपिटल शीट में होना है तो उसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे। इसके अलावा लाइफ मेंबरशिप फीस, बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस तो वैसे कैपिटल शीट होती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी शीट में आती है। लोन ले रखा है तो वो भी लायबिलिटी है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन तो मैंने बता ही दिया। करंट ईयर में अगर हमें सब्सक्रिप्शन मिला है तो वो भी एडवांस में, अगले साल का सब्सक्रिप्शन अभी मिल गया तो बिना सर्विस दिए अगर हमें सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो वो एडवांस हो जाता सब्सक्रिप्शन है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए एनपीओ के लिए क्या होगी? लायबिलिटी। इसके अलावा बेटा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ये भी लायबिलिटी है। हमने स्टेशनरी खरीदी, क्रेडिटर को पैसा देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी है। कोई भी खर्चा बकाया होता है तो लायबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि लायबिलिटी साइड ऐसे बनाएंगे बेटा। इधर एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बातें आपको और क्लियर होंगी। क्लियर यहाँ तक? इसी तरह बेटा जितनी भी एसेट्स होती है जैसे कि कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, जब आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन करोगे तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपको पता चल जाएगा रिसीट एंड पेमेंट से। तो सबसे पहले कैश का और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिखाओगे। ठीक है। इसके अलावा बेटा देखो मैं एक एसेट को लेकर समझा रहा हूँ, ऐसी कोई भी एसेट होगी नाम बदलेगा, करने का तरीका सेम रहेगा। जैसे कि मान लो फर्नीचर, अगर आपके पास फर्नीचर पहले से था तो सबसे पहले फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। ये कहाँ से है बेटा? ये मैंने प्रीवियस बैलेंस शीट से कैरी करा। अगर पिछले साल की बैलेंस शीट में फर्नीचर था तो सबसे पहले उसको दिखाया। और अगर बेचा नहीं होगा तब बेटा, अगर इसको बेचा होगा तो इस साल के रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड में कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू फर्नीचर आया होगा। लेकिन अगर फर्नीचर नहीं आया तो इसका मतलब फर्नीचर को हमने नहीं बेचा। तो सबसे पहले पुराना फर्नीचर हम कैरी करेंगे, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस। फिर ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने फर्नीचर परचेज किया है तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो रिसीट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड में बाई फर्नीचर आया होगा। फर्नीचर खरीदा होगा तो बेटा, तो खरीदा होगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और अगर हमने फर्नीचर
बेचा है बेटा, इस साल हमने फर्नीचर बेचा है, इस साल कुछ बेचा है, ठीक है, तो सेल ऑफ फर्नीचर क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन बेटा बुक वैल्यू, जैसे मान लो 10 का फर्नीचर था, हमने 8 में बेचा, 10 का फर्नीचर था 8 में बेचा, तो बेटा यहाँ कितना माइनस होगा 8, बुक वैल्यू ध्यान में। और अगर 10 का फर्नीचर था 12 में बेचा तो कितना आएगा यहाँ पर बेटा, 10 का फर्नीचर था 12 में बेचा तो बुक वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पर 10 ही आएगी, ठीक है। 2000 का जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में दिखाया जाएगा प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाएगा लॉस, अगर प्रॉफिट या लॉस होगा तो। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके अलावा बेटा आप क्वेश्चन ने अगर बोला है कि फर्नीचर पे डेप्शन लगाना है 10%, 5% जो भी बताएगा तो फर्नीचर पे डेप्शन लगा देंगे और फाइनल अमाउंट हम बाहर लिख देंगे। कोई डाउट है तो बताओ। तो इस तरह से कोई किसी भी एसेट का परचेज, सेल और डेप्शन लगाने का ट्रीटमेंट होगा। यहाँ तक कोई डाउट है। मैंने बेटा एक एसेट लेके आपको समझाया है, इसी तरह किसी भी एसेट की परचेज, सेल या डेप्रिसिएशन लगाना होगा तो आप कर सकते हो। इसके अलावा बेटा मान लो क्वेश्चन में बुक्स दे रखी है तो हम बुक्स दिखा देंगे, मशीनरी दे रखी है तो मशीनरी दिखा देंगे, इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे, ठीक है। कोई भी एसेट जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में थी अगर उसको बेची नहीं है तो उसको कैरी करेंगे और अगर उस पर डेप्शन लगाने के लिए बोला है तो डेप्शन लगाएंगे। क्लियर हो गया। नई बैलेंस शीट में भी आएगी, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। इसके अलावा बेटा करंट ईयर में कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। मैंने बोला ना सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है और अगर वो बकाई है तो हमारी आउटस्टैंडिंग है तो हमारा क्या बन जाएगा एसेट्स। एडवांस एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस अगर एडवांस में पे कर देते तो क्या बन जाता है एसेट्स, ठीक है। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बेटा मैंने बोला ना स्टेशनरी का स्टॉक, स्टेशनरी इस चैप्टर में हम बेटा कंज्यूमेबल आइटम की तरह ट्रीट की जाती है। यानी कंज्यूमेबल आइटम का मतलब ऐसी चीज़ है जिसका हम स्टॉक मेंटेन करते हैं और जितना पोर्शन हम कंज्यूम कर लेते हैं वो खर्चा बन जाता है, वो इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में और सॉरी एक्सपेंडिचर साइड में, और बैलेंस अमाउंट जितना बचा हुआ हमारी असेट्स है। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जितना पड़ा हुआ है वो हमारी बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाया जाएगा। इस तरह से बेटा हम अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। मैंने कुछ आइटम लेके बनाया है, हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको कुछ चीज़ें अलग दिखे, तो बेटा मैंने बस आइडिया देने की कोशिश करी कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। क्लियर हो गया। और फाइनली हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। बेटा यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एनपीओ से रिलेटेड कुछ टर्म्स की जानकारी लेंगे। मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स की जानकारी दूंगा। क्यों बेटा, क्योंकि एनपीओ की जो रिसिट्स होती है, जो सोर्स ऑफ रिसिट होता है वो थोड़ी डिफरेंट तरह की होती है, पिक्यूलियर नेचर की होती है, अलग तरह की होती है। तो बेटा एनपीओ की जो बेसिक वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, उनकी भी जानकारी होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उन एक एक शब्द को उठाएंगे और उसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक्स।